नमस्कार दोस्तों आज़ाद भारत के इतिहास में कल 27 फरवरी का दिन राजनीतिक और न्यायपालिका के लिए एक ऐसा दिन है जिससे दशकों तक याद रखा जाएगा। वो केस जिसने दिल्ली की राजधानी दिल्ली की चुनी हुई सरकार को हिलाकर रख दिया, वो केस जिसमें एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एक उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कई बड़े नेताओं ने महीनों तक तिहाड़ जेल का काल कोठरी में दिन काटे। आज उस दिल्ली शराब घोटाले का फैसला आ गया है। दिल्ली की राउस वेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने एक 598 पेज का ऐतिहासिक आदेश पढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य सभी 23 आरोपियों को सीबीआई के केस से पूरी तरह से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जज साहब ने फैसले सुनाते हुए एक ऐसी लाइन कही जिसने पूरी सीबीआई की जांच की धज्जियां उड़ा दी गई। जज ने कहा, कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा फाइल पढ़ते हैं तो फाइलें आपसे बातें करने लग जाती है। इस केस की कोई साजिश नहीं है, कोई सबूत नहीं है। कोर्ट से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल कैमरे के सामने रो पड़े। उन्होंने कहा, मैं भ्रष्ट नहीं हूँ। आज कोर्ट ने कह दिया है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ईमानदार है, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा हुआ क्या जो सीबीआई कल तक कह रही थी कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ है? आज कोर्ट ने उसे सीबीआई के जांच अधिकारी आईओ पर भी विभागीय जानकारी के आदेश दे दिए गए हैं। कोर्ट ने सरकारी गवाहों के बयानों को कोई कूड़ेदान में डाल दिया गया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 की वो शराब नीति क्या थी और 12% प्रॉफिट मार्जिन का विवाद क्या था। मनीष सिसोदिया 530 दिन जेल और अरविंद केजरीवाल 556 दिन जेल की गिरफ्तारी और साउथ ब्लॉक की कहानी। जज जितेंद्र सिंह ने सीबीआई को क्यों फटकारा? क्या ईडी का केस अब भी चलेगा और सीबीआई का अगला कदम क्या है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है बल्कि इंसान की सबसे बड़ी स्टडी है। दोस्तों, इस पूरी सियासी और कानूनी भूचाल को समझने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तारीख थी 17 नवंबर 2021। कोविड की दूसरी लहर के बाद पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था की पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी और इसी बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लेकर आई दिल्ली आबकारी नीति 2021 और 22। इस उस वक्त दिल्ली की आबकारी मंत्री थे मनीष सिसोदिया। उन्होंने प्लान किया था कि दिल्ली की अब शराब बेचने का तरीका पूरी तरह से बदला जाए और उसी समय तब दिल्ली के शराब बेचने वाले 60% दुकानें सरकारी थी और 40% दुकानें प्राइवेट थी। सरकारी दुकानों पर बहुत भीड़ होती थी, टैक्स की चोरी होती थी और शराब माफिया का बोलबाला था। सरकार ने कहा कि हमें इस सिस्टम को साफ करना होगा। इस नई शराब नीति में 4 सबसे बड़े क्रांतिकारी बदलाव किए गए थे। एक था 100% प्राइवेटाइजेशन। सरकार ने तय किया कि वो सरकार के बिजनेस से पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी। अब दिल्ली में सरकारी शराब की दुकान नहीं होगी। समान वितरण, पूरी दिल्ली में 32 जोन बांट दिए गए। हर जोन में अधिकतम 27 दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई, यानी कि पूरी दिल्ली में कुल मिलाकर 849 शानदार प्राइवेट दुकानें खोली गई। उपभोक्ता का अनुभव, अब सड़कों किनारे लोहे की ग्रिल में शराब नहीं मिलेगी। नई दुकान कम से कम 500 वर्ग फुट की होगी, एसी लगी होनी होगी और ग्राहकों को अंदर जाकर खुद बोतल चुनने की आज़ादी होगी। और सबसे बड़ा सवाल था डिस्काउंट की आज़ादी। सरकार ने दुकानदारों को एमआरपी पर खुद का डिस्काउंट तय करने की छूट दे दी गई थी। नतीजा था दिल्ली सरकार की सड़कों पर बाय वन गेट फ्री का बोर्ड लगा दिया गया। दिल्ली के बाहर के भी लोग शराब खरीदने के लिए आने लगे और सरकार का रेवेन्यू बढ़कर 27% तक चला गया था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। दिल्ली वाले खुश थे, सरकार का खजाना भर रहा था और प्राइवेट कंपनियां की चांदी हो रही थी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। जुलाई 2022 में दिल्ली में एक ऐसा प्रशासनिक बदलाव हुआ। विनय कुमार सक्सेना, जो कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनकर आए, उनके आते ही दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति को लेकर एक रिपोर्ट एलजी साहब को सौंप दी। इस रिपोर्ट में दिल्ली की राजनीतिक में बम फोड़ दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि नई शराब नीति को लागू करने में भारी नियमों की अनदेखी हुई है और यह सब प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। अब ध्यान से सुनिए, 3 सबसे बड़े आरोप थे, उन्होंने केजरीवाल सरकार की कटघरे में खड़ा कर दिया। 12% का प्रॉफिट मार्जिन का खेल। पुरानी नीति में शराब के थोक विक्रेताओं पर प्रॉफिट मार्जिन 5% हुआ करता था। आरोप लगा कि नई नीति में यह मार्जिन जानबूझकर 12% कर दिया गया है। जांच एजेंसी का दावा था कि 12% इसलिए किया गया था कि इसमें से 6% का हिस्सा रिश्वत के रूप में वापस आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंच सके। 140 करोड़ की माफी। आरोप था कि कोविड-19 महामारी का बहाना देकर सरकार ने प्राइवेट ठेकेदारों की 144
36 करोड़ का लाइसेंस फीस माफ कर दी। इसके लिए राज्यपाल उपराज्यपाल के से मंजूरी अप्रूवल तक नहीं ली गई। 30 करोड़ रुपए की ईएमडी वापसी, यानी कि आरोप लगाया गया कि एयरपोर्ट जोन में एक बिल्डर को दुकान खोलने की क्लियरेंस नहीं मिला तो सरकार ने उसे 30 करोड़ रुपए वापस लौटा दिए गया, जबकि नियम के हिसाब से वो पैसे सरकार के खजाने में जब्त होने चाहिए थे। इन आरोपों के बाद जांच एजेंसी ने एक ऐसी थ्योरी पेश की जिस थ्योरी का नाम दिया गया द साउथ ब्लॉक ग्रुप। एजेंसी का आरोप था कि दक्षिण भारत के राजनेताओं और बड़े शराब कारोबारियों में के एक समूह में, जिसमें बीआरएस नेता की कविता भी शामिल बताई गई। दिल्ली की इस शराब नीति को अपने पक्ष में बदलने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को एडवांस में 100 करोड़ की रिश्वत दी गई। एजेंसी का दावा था कि इस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में किया था। मुख्य सचिव ने इस रिपोर्ट के बाद 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पीछे सीबीआई की जांच की सिफारिश कर दी गई है। जैसे ही सीबीआई की एंट्री हुई, दिल्ली सरकार घबरा गई और जुलाई 2022 के अंत में ही सरकार ने इसे विवादित नई शराब नीति को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। 1 सितंबर 2022 की पुरानी वाली शराबी दुकानें वाली नीति फिर से लागू कर दी गई। बीजेपी ने पूछा, अगर नीति इतनी ही शानदार थी तो सीबीआई जांच बैठते ही इसे वापस क्यों लिया गया? वही आम आदमी पार्टी का तर्क था कि एलजी और केंद्र सरकार ने हमारी अधिकारियों को डरा दिया, इसलिए हमें पॉलिसी को वापस लेना पड़ा। पॉलिसी तो वापस हो गई, लेकिन सीबीआई और ईडी का शिकंजा अब कसना शुरू हुआ था और इसके बाद शुरू हुआ गिरफ्तार खौफनाक दौर, जिसमें मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को सीधे तिहाड़ जेल में पहुंचा दिया। दोस्तों, जब उपराज्यपाल एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की तो दिल्ली सरकार ने अपनी शराब नीति को वापस ले ली। उन्हें लगा था कि मामला यहीं से शांत हो जाएगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह एक ऐसा तूफान की शुरुआती थी कि जो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता टॉप लीडर्स को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले थे। अगस्त 2022 में सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की। मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटे की लंबी छापामारी रेड की, उसके बैंक लॉकर का खोल ले गई और उसके गांव तक जांच की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने डंके की चोट पर कहा, सीबीआई को मनीष सिसोदिया के घर में एक चमन्नी भी नहीं मिली है। महीनों तक पूछताछ चली और फिर आया 26 फरवरी 2023 का वो दिन। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के लिए बुलाया और शाम होते होते उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। जांच आरोपी का आरोप था कि सहयोग नहीं कर रही है और सबूत मिटा रही है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी दिल्ली की राजनीति में पहला बड़ा भूकंप था। कुछ हफ्तों बाद ईडी ने भी उन्हें जेल के अंदर गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल की एक के बाद एक लगातार 9 संबंध को दरकिनार कर दिया। उनका तर्क था कि यह संबंध गैर कानूनी है। ईडी मुझे किस हैसियत से बुला रही है, गवाह के तौर पर या आरोपी के तौर पर? यह सिर्फ मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए एक राजनीतिक साजिश है, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। 21 मार्च 2024 की रात को आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री को उसके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने कहा, अरविंद केजरीवाल ही इस पूरे शराब घोटाला के मास्टरमाइंड है और 100 करोड़ की रिश्वत मांगने में इनकी सीधी भूमिका है। और बाद में जून 2024 में सीबीआई ने भी इन्हें तिहाड़ जेल के अंदर फार्मूला अरेस्ट कर लिया गया। अब यहीं रुकिए और एक बड़ा सवाल पूछिए। सीबीआई और ईडी देश की सबसे बड़ी और स्मार्ट एजेंसी है। उन्हें सैकड़ों रेड की है, लेकिन उन्होंने किसी भी आम आदमी नेता के घर में न तो करोड़ों का केस मिला, न सोना मिला, न बेनामी संपत्ति के कागज मिले। 100 करोड़ की घोटाला रिकवरी जीरो थी। मनी ट्रोल गायब था। तो फिर किस सबूत के पर नेताओं को गिरफ्तार किया कर लिया गया? यहाँ से शुरू होता है इस केस का सबसे विवादित और डार्क चैप्टर, सरकारी गवाह का खेल। जब एजेंसियों को फिजिकली सबूत नहीं मिले तो उन्होंने अपना पूरा केस स्टेटमेंट पर खड़ा कर दिया। सीबीआई और ईडी ने सबसे पहले शराब कारोबारी और बिचौलियों को गिरफ्तार किया। इन कारोबारियों को महीनों तक जेल में रखा और फिर अचानक जेल के अंदर जादू होता है। ध्यान से सुनिए इन 3 किरदारों की कहानी। दिनेश अरोड़ा, यह एक रेस्टोरेंट मालिक थे। सीबीआई ने इसे गिरफ्तार किया और पहले बयान में इसे किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद यह सरकारी गवाह बन गया और फिर अचानक कह दिया कि हाँ, मैंने संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को करोड़ों रुपए पहुंचाए थे। इसके बाद इसे जमानत मिल गई। मुगेट रेड्डी और उनके बेटा, यह साउथ ग्रुप के अहम हिस्से थे। ईडी ने उनके बेटे
राघव मुंगेटा को अरेस्ट किया और महीनों जेल के रहने के बाद जब पिता ने केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे दी तो बेटे को मेडिकल ग्राउंड बेल मिल गई और पिता सरकारी गवाह बन गया। हैरानी की बात तो तब हुई जब इनके बाद एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी के सांसद भी बना दिया गया। शरद चंद्र रेड्डी अरबिंदो फार्मा के मालिक, इन्होंने अपने ईडी को दिए 9 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लिया। 6 महीने के जेल के रहने के बाद कमर दर्द का हवाला देकर बेल ली, सरकारी गवाह बने और केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया। आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक खोला। आम आदमी पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का डाटा निकालकर दुनिया को दिखाया कि शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी ने गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को 500 करोड़ रुपए के ज्यादा का चंदा दिया था। आम आदमी पार्टी ने चीख चीख कर कहा कि यह घोटाला नहीं है, सीधे तौर पर वसूली का रॉकेट है। यही तो सरकारी गवाह की कमजोरी नींव थी जिस पर सीबीआई ने 100 करोड़ के घोटाले की इमारत खड़ी करी थी। लेकिन क्या अदालत यह कहानी पर विश्वास करेगी? 27 फरवरी 2026 को जज जितेंद्र ने सीबीआई की इस सरकारी गवाह वापसी वाली थ्योरी को हल किया। उसने इस पूरी कानूनी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, तारीख है 27 फरवरी 2026। महीने की जेल, हजारों पन्ने की चार्जशीट और सैकड़ों बहसों के बाद आज वो दिन आया जिसका पूरे देश का इंतजार था। राउस वेन्यूज कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपनी कुर्सी पर बैठे, पूरे कोर्ट में रूम में सन्नाटा था। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के वकीलों की धड़कनें तेज थी और फिर जज साहब ने एक ऐतिहासिक 598 पेज का आदेश पढ़ना शुरू किया जिसने देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई के पैरों तले जमीन खिसक दी। और जज जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में एक लाइन कही। उन्होंने कहा कि सम टाइम व्हेन यू रीड टू मनी फाइल्स द फाइल स्टार्ट टॉकिंग टू यू, यानी कि कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा फाइलें पढ़ते हैं तो फाइलें आपसे बातें करने लगती है। और इन फाइलों ने कोर्ट से कहा, क्या कहा? फाइलों ने कहा कि इस पूरे केस में कोई आपराधिक साजिश नहीं है, कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की कविता सहित 23 आरोपियों को सीबीआई की जांच में पूरी तरह से डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज का मामला मतलब होता है कि कोर्ट को लगता है कि केस में इतना भी दम नहीं है कि इसे ट्रायल मुकदमा चलाया जा सके। लेकिन कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? आइए समझे आसान भाषा में। जज की 5 सबसे बड़े ऑब्जेक्शन। नंबर 1, नीति बनाने में कोई साजिश नहीं। नो, सीबीआई का दावा था कि नई शराब नीति बनाने में एक साजिश थी, लेकिन कोर्ट ने कहा रुको, कोई भी पॉलिसी सिर्फ एक आदमी नहीं बनाता, यह संस्थागत प्रक्रिया होती है। कोर्ट ने माना है कि अगर किसी नीति ने सरकार को उम्मीद से मुताबिक राजस्व नहीं मिला तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई क्रिमिनल एक्ट। नीतियाँ फेल हो सकती है पर हर फेल हुई नीति घोटाला नहीं होती है। कारण नंबर 2, केजरीवाल के खिलाफ जीरो सबूत। जज ने सीबीआई से सीधा सवाल पूछा, अगर अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड थे तो आपकी पहली 3 चार्जशीट में उसका नाम क्यों नहीं है? कोर्ट ने कहा कि किसी राज्य के संवैधानिक मुख्यमंत्री को आप सिर्फ कुछ गवाहों के बयानों पर जेल में नहीं डाल सकते हैं, वो भी तब जब आपके पास उन बयानों का सबूत करने के लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं है। कारण नंबर 3, 36 पेज की थ्योरी का पर्दाफाश। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि साजिश एक 36 पेज की प्रिंट आउट से रची गई। जज ने जब सीबीआई के रिकॉर्डर्स को खोले तो पता चला कि प्रिंट आउट के पेजों की गिनती और तारीखें ही मैच नहीं हो रही थी। कोर्ट ने सीबीआई की इन थ्योरी को मनगढ़ंत बताकर सिरे से खारिज कर दिया। कारण नंबर 4, सरकारी गवाह की धज्जियां उड़ाना सीबीआई के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती थी। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह के बयान पर बार बार दर्ज किया क्योंकि ताकि सीबीआई अपनी कहानी को खालीपन से वो भर सके। जज ने सख्त लहजे में कहा, अगर किसी आरोपी को माफ करनी, उसके गवाह बनाना और उसके बयान को परम सत्य मान लेना न्याय का मजाक है। 5वां सबसे बड़ा कारण, सीबीआई अधिकारी पर विभागीय जांच। दोस्तों, यह सब बहुत कम देखने को मिलता है कि कोर्ट को पता चला कि सीबीआई ने कुलदीप सिंह नाम के एक निर्दोष सरकारी अधिकारी को जानबूझकर आरोपी नंबर 1 बना दिया है जबकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। जज ने इसे सीबीआई को घोर लापरवाही की बदनीयती माना और तुरंत सीबीआई के जांच अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। अपने 598 पेज के फैसले को अंत जज जितेंद्र सिंह ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के इस मैसूर कोर्ट से लिया किया। उन्होंने कहा कि
कहीं हुआ अन्याय हर जगह के अन्याय के लिए खतरा है। एक ही झटके में सीबीआई के 100 करोड़ का पहाड़ राय की दाने की तरह बदल गया, लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, राहुल वेन्यूज कोर्ट ने क्लीन चिट तो दे दी है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में दिवाली मना रही है मनीष सिसोदिया, जिन्होंने 17 महीने जेल काटे, और अरविंद केजरीवाल यह बहुत बड़े दोष मुक्त हुए हैं। आगामी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नारा यही होगा कि बीजेपी की एजेंसियां ने हमें फर्जी केस में फंसाया। लेकिन क्या केजरीवाल और सिसोदिया की कानूनी मुश्किलें पूरी तरह से खत्म हो गई है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी दो बड़े कानूनी पेच ट्विस्ट अभी बाकी है। नंबर 1, सीबीआई ने इस पूरी हार को अपने नाक का सवाल बना लिया है। उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी है कि वो राउस वेन्यूज कोर्ट के इस डिस्चार्ज ऑर्डर को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और कारण नंबर 2, याद रखिए दोस्तों, आज का फैसला सीबीआई के केस में आया है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस अभी बाकी है, लेकिन यह केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट नियम है कि पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग का केस तभी चल सकता है जब कोई मूल अधिक अपराध साबित हो। जब सीबीआई का मूल अपराध ही कोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो कानूनी जानकारों का मानना है कि ईटी का केस भी हवा के ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। निष्कर्ष यह है दोस्तों कि इस खेल में भारतीय राजनीतिक और न्यायपालिका के सामने कई बहुत गंभीर और डरावने वाले सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए पीएमएलए जैसी सख्त कानूनी का हथियार ही इस्तेमाल हो रहा है? एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बिना सबूत 500 से ज़्यादा दिन जेल में रखने की कीमत कौन चुकाएगा? क्या जांच एजेंसी की आज़ादी अब सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाने चाहिए? क्या इस फैसले से अरविंद केजरीवाल फिर से एक अजय नेता के रूप में उभरेंगे? अपनी राय और विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके कमेंट खुद पढ़ूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, और देश के सबसे जटिल मुद्दों को बिना किसी प्रोपेगेंडा के इस तरह की आसानी भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।